देश के जाने माने विषय विशेषज्ञों से करवाएं और उनके अनुभवों को आप तक पहुंचाएं। कल यानी 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है, तो इसी पर केंद्रित कार्यक्रम में हमने फोन पे बातें की प्रदेश के जाने माने पक्षी विशेषज्ञ मोहम्मद खलीक साहब से। मोहम्मद खलीक साहब ने प्रदेश के साथ साथ बैतूल की वन संपदा पर भी काफी काम किया है। डॉक्टर संगीता राजगीर के साथ उनकी लिखी फील्ड गाइड किताब मध्य प्रदेश के पक्षी काफी लोकप्रिय है। तो चलिए आज के कार्यक्रम में मिलते हैं भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी के पक्षीविद मोहम्मद खलीक साहब से। सबसे पहले बैतूल की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक संपदा, इसका एक संक्षिप्त परिचय हम आपसे जानना चाहेंगे। बैतूल सतपुड़ा रेंजेस में है और बहुत अच्छी जैव विविधता बैतूल में देखने को मिलती है। तो लगभग जो है 300 प्रजाति के लगभग जो है वो पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि तितलियों की भी लगभग 80 प्रजातियां जो है वो बैतूल में मिलती हैं। और साथ में बहुत सारे वन्य जीव भी वहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें हमारा लेपर्ड भी है, हम लोगों को लंगूर दिखते हैं या जंगली सुअर दिखते हैं, सियार हैं, इस तरीके के बहुत सारे जो है वन्य जीव भी वहाँ पे पाए जाते हैं। आपने बताया 300 प्रकार की पक्षियाँ यहाँ पाई जाती हैं, तो इसमें कुछ प्रवासी पक्षियाँ भी? हाँ, जो प्रवासी पक्षी जो बैतूल जिले में आते हैं तो उसमें बहुत सारी बतखे भी हैं, बहुत सारे स्टॉर्क भी हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि लेसर विस्लिंग डक है या नॉर्थ-बिल डक है, गढ़वाल है, इंडियन स्पॉट बिल डक है, नॉर्थर्न पिंटेल है, पेंटेड स्टॉर्क है, बुली नेक स्टॉर्क है। इस तरीके के बहुत सारे प्रवासी पक्षी बैतूल जिले में पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ की वन संपदा के बारे में बताइए कुछ। वन संपदा देखिए बहुत अच्छी है, बहुत हम लोग देख पा रहे हैं कुकरू खामला है। इसके साथ साथ हम जो है सापना लेक है या तवा का जो किनारा है सारनी में, पूर्णा डैम है, रतनपुर डैम है, माराम झीरी है। यहाँ पे जो है वो पशु पक्षियों के साथ साथ जो है अन्य जैव विविधता भी बहुत समृद्ध है यहाँ की। और बहुत सारे जो पेड़ पौधे भी या वनस्पतियाँ भी बहुत सारी यहाँ पे देखने को मिलती। सन 2026 का जो थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, यहाँ पर तो कई तरह के औषधीय पौधे पाए जाते हैं जी। उनके संरक्षण की दिशा में कोई काम हो रहा है क्या? औषधीय पौधों की देखिए संरक्षण की दिशा में क्योंकि वन विभाग भी काम कर रहा है, मध्य प्रदेश वन विभाग हो या दूसरे सभी जो वन विभाग हैं वो औषधीय पौधों के लिए भी काम करते हैं। और हमारे यहाँ तो पूरा एक जो यूनिट है जिसको जो सेल करता है, दवाइयाँ बनाता है औषधीय पौधों से। और हर जगह जो है वो औषधीय पौधों के लिए नर्सरी भी है। तो ये सब चीजें जो है और R&D का भी काम हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है कि कैसे इन औषधीय पौधों से, जैसे कि एलोवेरा है या दूसरे औषधीय पौधे हैं, सतावर है और कालमेघ है, तो इन औषधीय पौधों से कैसे इनको जो है एक प्रोडक्ट के रूप में, एक दवाई के रूप में भी बनाना और कैसे इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना। और इनका संरक्षण के लिए जो प्रयास है वो जैसे नर्सरी है हमारी वन विभाग की, तो उसके द्वारा भी इनको पौधा लगाया जाता है और संरक्षित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब संख्या में इसका उत्पाद भी बनाया जा सके और इसको संरक्षित भी किया जा सके। अच्छा, आपने सतपुड़ा डैम और इन जगहों की बात की, तो हमारे जिले के जो प्रमुख वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है जी, जैसा कि पापना लेक है या तवा रिजर्वायर का जो बैक वाटर है, सारनी है, पूर्णा डैम है, रतनपुर डैम है, यहाँ पे भी जैसे आप जो है बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। खासकर जो है हमने देखा है कि जैसे पापना लेक है उसमें अच्छी संख्या में प्रवासी पक्षियों को देखा गया है, जिसमें हम लोग कॉर्मोरेंट को भी देख सकते हैं। लार्ज कॉर्मोरेंट है, लिटिल कॉर्मोरेंट है, अच्छा, स्पॉट बिल डक है, इसके साथ साथ विस्लिंग डक है। अच्छा। तो इस प्रकार के प्रवासी पक्षी, साथ साथ में जो स्थानीय पक्षी हैं, तो स्थानीय पक्षियों में भी जो इनसे लगे हुए जो वन क्षेत्र है, खासकर मैं बता दूं आपको जैसे ब्लैक हुडेड ओरियल है या गोल्डन ओरियल है। इसके साथ साथ में हम लोग जो है खोकल या जो कुक्कूस की बहुत सारी प्रजातियां जो देख सकते हैं, जिसमें कोयल की जो प्रजातियां हैं। अच्छा। इसके साथ साथ हम लोग जो है मोर वगैरह हैं, तो इन सबको भी देख सकते हैं। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि जो छोटे फ्लाई कैचर्स हैं, जैसे रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर है, अच्छा, है ना, या बूटेड वार्बलर्स है, वार्बलर्स की बहुत सारी प्रजातियां हैं जो प्रवास करके आती हैं, ब्लैक रेड स्टार्ट है। तो ऐसे पक्षियों को भी हम जगहों पे देखते हैं। एक तरह से इस तरह के वेटलैंड में ही ऐसी जैव विविधता वाली चीजें पाई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पक्षियों के मुख्य प्राकृतिक रहवास यहाँ पर
और कौन कौन से हैं? पक्षियों के देखिए, एक जो बैतूल जिले की बात करते हैं तो बहुत समृद्ध है इसका वन। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बहुत अच्छा तरीके से जो पक्षी हैं वो प्रवास करते हैं, और पक्षियों में पक्षी अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं। तो इस हिसाब से भी वो अलग अलग तरीके के हैबिटेट या आवास को चुनते हैं। अच्छा। तो जलीय पक्षियों के जैसे हम बात करें तो जैसे जकाना है, जो जल पीपी करके पक्षी आता है। अच्छा। तो वो हम लोग देख रहे हैं कि तैरते हुए घोंसले बनाते हैं। अच्छा। तो जो जलकुंभी वगैरह रहती है या जो जलीय पौधे रहते हैं उनको लेके वो तैरते हुए घोंसले बनाते हैं और उसी पे जो है वो अंडे देते हैं। अच्छा। और कई तरह की जो बच्चे हैं वो पानी के किनारे वो अंडा देती हैं। अच्छा। जैसे हम लोग किंगफिशर देखते हैं, जिसको हम लोग किलकिला भी बोलते हैं, वो पानी के किनारे जो चट्टाने हैं तो उसमें होल बना के वो नेस्टिंग करते हैं। तो इस तरीके के जो जलीय पक्षी हैं वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग आवास में अपने घोंसले बनाते हैं। और उस हिसाब से भी हमारा जो बैतूल जिला है वहाँ पे काफी अच्छे हैबिटेट हैं जिसमें ये पक्षी लगातार घोंसला बनाते हैं और अपना जो वंश है उसको बढ़ाने का काम। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर आए दिन कहा जाता है कि कई तरह की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो बैतूल में भी क्या ऐसी कुछ प्रजातियां थी जो विलुप्त हो गई हैं? देखिए, जो पुराना रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं तो वो फॉरेस्ट आउलेट करके एक प्रजाति थी। अच्छा। जो बैतूल और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे मिलती थी। तो वो पूरे तरीके से जो है वो विलुप्त हो गई थी। अच्छा। और फिर अभी वो दिखने लगी है, मतलब वो रीडिस्कवर्ड हुई है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि कोई पक्षी अगर नहीं दिखता है और फिर उसके बाद में वो वैज्ञानिकों द्वारा रीडिस्कवर्ड हो जाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। वो बैतूल जिले, क्योंकि ये महाराष्ट्र बेल्ट से भी जुड़ा हुआ है जी, तो ये पक्षी की खास तौर पे मैंने बात आपको बताई कि जो फॉरेस्ट आउलेट था तो वो जो है कुछ इलाकों में फिर से दिखने लगा है, जो विलुप्त हो गया था पूरे तरीके से। ये तो हुई फॉरेस्ट आउटलेट की बात। अब इसी तरह अगर गिद्ध पक्षियों की बात करें तो देखिए, गिद्धों की जो जनसंख्या की बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि गिद्ध जो हैं वो सभी जगह से विलुप्त हो चुके हैं। मगर अभी जो है गिद्ध गणना के, क्योंकि आंकड़े आना बचे हुए हैं अभी इस साल के, क्योंकि गिद्ध गणना अभी हुई है इनकी, तो गिद्ध गणना के जो आंकड़े आने के बाद हमको पता चलेगा कि कितने प्रजाति के और कितनी संख्या में गिद्ध हमको बैतूल जिले में देखने को मिले हैं। अच्छा। अभी इस साल में बहुत सारे वल्चर, जिसमें रेड हेडेड वल्चर भी है। अच्छा। और उसके साथ साथ इंडियन वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है। ये सब गिद्ध प्रजातियां जो हैं वो बैतूल जिले में हमको देखने को मिलती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, बैतूल में और किस तरह के वन्य संपदा पाई जाती है? जैसे मैंने आपको बताया, खास चीज तितलियों और पक्षियों को लेके एक समृद्ध जैव विविधता मैंने आपको बताया कि जैसे जिले में पाई जाती है, और जैसे 294 स्पीसीज डिक्लेयर्ड है। अच्छा। बैतूल जिले में, जो मतलब लगभग 300 के पास पहुंचती है। और ऐसे ही जो है तितलियों की 80 प्रजातियां यहाँ पे पाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ रेयर और तितली भी यहाँ पे मिलती है, जैसे स्पॉटेड स्मॉल फ्लैट है, पेंटेड लेडी है, कॉमन शॉर्ट सिल्वर लाइन है, डबल बैंडेड जूटी है और कॉमन माइन है। अच्छा। तो इस तरीके की भी तितलियां जो है वो बैतूल जिले में पाई जाती हैं। अच्छा। तो ये जो ओवरऑल मिलके इस क्षेत्र को बहुत समृद्ध बना रहे हैं जैव विविधता के मायने में। मध्य प्रदेश के जंगलों पर भी आपने काम किया है? मध्य प्रदेश में तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों से बैतूल का इलाका किस तरह से भिन्न है और क्षेत्रों के मुकाबले क्या विशेषता है बैतूल के क्षेत्र? देखिए, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि सतपुड़ा रेंजेस आ रही हैं और जैसे सतपुड़ा नेशनल पार्क भी हम लोग देखते हैं कि करीब में मिल रहा है। बिल्कुल। इसके बाद कुकरू खामला जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी हैं। कई लोगों को ये भी पता होगा कि वहाँ पे कॉफी की भी खेती होती है। बिल्कुल, कुकरू में। उसकी जलवायु ऐसी है कि कॉफी जो है जो कहीं नहीं उग पाती वो वहाँ पे उग रही। तो ये सब चीजें ऐसा बैतूल को बनाती हैं कि एक तो बहुत अच्छी जैव विविधता है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, तो उसके कारण जो है वो काफी जो पक्षी हैं, तितली हैं या दूसरे वन्य प्राणी हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। अच्छा। और अट्रैक्ट होने के साथ साथ जो है वो अपना आवास भी ढूंढते हैं और इन क्षेत्रों में जाके रहते भी हैं जो जिले के महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट है। अच्छा। उसमें आपको देखेंगे तो आपको समृद्ध जैव विविधता देखने को मिलेगी।
खालिद साहब, एक बात और, गर्मियों के पक्षी और सर्दियों के पक्षियों में क्या फर्क है? जी देखिए, हम लोग देख पाते हैं कि जैसे हम लोग प्रवासी पक्षियों की बात करते हैं, ठंडियों में प्रवासी पक्षी रशिया, पैलियार्टिक रीजन, चाइना, इन क्षेत्रों से हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा। हम जहाँ गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में जो स्थानीय प्रवासी पक्षी हमारे यहाँ ज्यादा आते हैं, और जिसमें से मैंने आपको बताया कि कोयल की बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसके बाद में हमारे जो राज्य का पक्षी है दूधराज, अच्छा, तो दूधराज भी दक्षिण तरफ से हमारे यहाँ माइग्रेट करके आता है, जो गर्मियों में ही आता है। इसके साथ साथ एक पक्षी है जैकोबिन कुक्कू, जिसको हम लोग चातक भी बोलते हैं हिंदी में। वो दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके आता है, चाहे वो हमारे क्षेत्र भी हो। मतलब मैं बैतूल की भी बात बता रहा हूँ कि ये जो सब पक्षी हैं वो बैतूल में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा पक्षी आता है नौरंगा, जिसको हम इंडियन पिट्टा भी बोलते हैं। अच्छा। तो इंडियन पिट्टा भी जो है दक्षिण से हमारे यहाँ माइग्रेट करके आता है। अच्छा। और वो खासकर जो है वो गर्मियों के ही सीजन में आता है। अच्छा। तो एक ये बहुत बड़ा अंतर है कि प्रवासी पक्षी जो है ठंडियों के वो दूर देशों से आते हैं, मगर गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा जो प्रवासी पक्षी हमको देखने को मिलते हैं वो स्थानीय प्रवासी होते हैं। अच्छा, विंटर बर्ड काउंट और समर बर्ड काउंट ये क्या है? विंटर बर्ड काउंट में बेसिकली क्या है, जो हम लोग जितने भी नम भूमि क्षेत्र हैं, वेटलैंड है या उसके आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें हम लोग सर्दियों की बर्ड्स को काउंट करते हैं। अच्छा। और वो एक गिनने की प्रक्रिया रहती है, उसके कई मेथड्स होते हैं। सिमिलरली हम लोग जो है समर बर्ड काउंट में जो गर्मी के प्रवासी पक्षी या गर्मी में पाए जाने वाले पक्षी हैं, तो उनको घने जंगलों में या पानी के आसपास जो पक्षी पाए जाते हैं उनको हम गिनते हैं, तो उसको समर बर्ड काउंट कहा जाता है। खालिद साहब, गौरैया हमारे घर की चिड़िया हुआ करती थी जी। इसका अब संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कुछ किया जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम लोग, जैसा कि सभी को पता होगा कि 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे होता है। अच्छा। के अवसर पे हम लोग मुहिम शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग कृत्रिम घोंसले भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लोग अपने घरों में लगा सकते हैं और उसमें गौरैया का नेस्टिंग होती है। अच्छा। और बहुत अच्छा वो प्रक्रिया है जिसमें गौरैया आपके घर में आती ही आती है। अच्छा। तो ये इसमें हम लोग घोंसले भी देते हैं, साथ साथ में हम जन जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में। अच्छा। या आम कॉलोनियों में जाके हम बताते हैं कि गौरैया क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और गौरैया का संरक्षण क्यों जरूरी है। अच्छा। तो हमारे संस्था के स्तर पर ये सब कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लोग जागरूक हो सकें और गौरैया का संरक्षण ज्यादा से ज्यादा हो सके। आपकी बातों से लगता है कि आप वन्य प्राणी संरक्षण के कार्यक्रम से भी जुड़े हैं। जी। तो इस तरह के कार्यक्रमों में जन भागीदारी किस तरह की रहती है? हम लोग तो अभी देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है इसको लेकर। अच्छा। और काफी लोग अब जानना समझना चाहते हैं। कुछ जो यंग बच्चे आ रहे हैं वो अपना कैरियर भी बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि हम ऐसी यूनिवर्सिटीज में ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ साइंस हुई या ऑर्निथोलॉजी की पढ़ाई हुई, तो ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिससे उसमें कैरियर भी बना रहे हैं और साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। खालिद साहब, विश्व वन्य जीव दिवस की सार्थकता यानी जीवों के संरक्षण, पक्षियों के संरक्षण के लिए और क्या किया जा सकता है? अगर कोई इससे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? कई चीजें बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें जन जागरूकता को लेके बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आमजन जो है उससे जुड़ सकता है। चाहे वो अभी हमने बात करी कि चाहे वो गिद्ध गणना है तो या पक्षियों की गणना है, तो लगभग वो सभी जिलों में हो रही है। तो आमजन है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उससे जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम में जो है वो आगे जो वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा ही बाघों की गणना होती है या जो वन्य प्राणियों की गणना होती है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करवाता है, तो उसमें भी कोई एज ए वॉलेंटियर आसानी से जुड़ सकता है और उसमें जो है अगर करियर भी बनाना है तो उसको लेके आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। और अगर कोई स्थानीय स्तर पर जुड़ना चाहता है तो वो जुड़कर इसमें आगे कार्य भी कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो वन्य जीव संरक्षण के लिए एज ए वॉलेंटियर कोई भी जो है अपना योगदान दे सकता है। ऐसे वो अपना योगदान दे सकता है। तो आज वन्य जीव दिवस और बैतूल के संदर्भ में वन्य प्राणी संरक्षण के विषय पर हमारे साथ फोन पे बातचीत के लिए मौजूद थे मोहम्मद खालिद साहब, भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी के। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में हमसे बातचीत करने के लिए। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, हमारा बैतूल, जो केंद्रित था विश्व वन्य जीव दिवस और बैतूल जिला, इस विषय पर। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।
हमारा बैतूल। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा बैतूल। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र